प्यारे बच्चों, आप सभी का मैथमेटिक्स आइडिया में स्वागत है। मैं निकेन सर आज आप लोगों को क्लास 12 मैथ का टॉपिक इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, इंटीग्रेशन जो होता है ये एंटी डेरिवेटिव्स होता है, यानी ये इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। अब हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं, एक पहला इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, दूसरा डेफिनिट इंटीग्रल्स। अब इंडेफिनिट इंटीग्रल्स क्या होता है कि जब किसी फंक्शन का एक से अधिक इंटीग्रल्स हो, यानी जब किसी फंक्शन का इन्फिनिटली मैनी आपको एंटी डेरिवेटिव्स हो, तो ऐसे इंटीग्रल्स को हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल्स बोलते हैं। डेफिनिट इंटीग्रल्स जब किसी ये जो डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, ये क्या होता है? डेफिनिट इंटीग्रल्स ये एरिया फंक्शन होता है। तो हम लोग इसको एक एक करके जानेंगे, डेफिनिट इंटीग्रल्स और इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और डेफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में। चलिए देखते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स पहले देखते हैं हम लोग। डेफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में देखेंगे, इंटीग्रल्स के बारे में। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स जैसे आप जानते हैं कि डी बाय डी एक्स ऑफ, चाहे आप साइन एक्स का डेरिवेटिव्स निकालें, चाहे साइन एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव्स, चाहे साइन एक्स प्लस 5 का डेरिवेटिव्स, चाहे आप साइन एक्स प्लस ये जो आपको कांस्टेंट फंक्शन है, इसके जगह पर हम कुछ भी ले सकते हैं। यदि हम यहाँ पर आपको ये सभी जितने भी कांस्टेंट फंक्शंस है, इसके बदले में एक वैल्यू हम c अगर ले लिए, c जहाँ किसको डिनोट करता है? कांस्टेंट फंक्शन है, और इसका वैल्यू क्या होता है? कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इस सभी का जो आपको डिफरेंशिएशन होगा, यानी डेरिवेटिव्स होगा, वो क्या होता है? cos x। अब इसका मतलब ये हमको यहाँ से निकल के सामने आ रहा है, यदि हम लोग cos x को dx यानी x के सापेक्ष में इंटीग्रेट करेंगे, इसका जो एंटी डेरिवेटिव्स होगा किसका? cos x का, ये सभी हो जाएंगे। sin x होंगे, sin x प्लस 2 होंगे, sin x प्लस 5 होंगे। इसी तरह से इन्फिनिटली मैनी आपको cos x का इंटीग्रल्स यानी एंटी डेरिवेटिव्स हो जाएगा। तो उसको हम लोग अब देखते हैं, यानी अगर हम लोग cos x और dx के सापेक्ष में इसको इंटीग्रेट करें, इसका जो इंटीग्रेशन होगा यानी एंटी डेरिवेटिव्स होगा, वो sin x भी होगा, sin x प्लस कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यू 2 भी हो सकता है, sin x प्लस 7 भी हो सकता है, यानी sin x प्लस, यहाँ हम लोग डॉट 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 दे दें, तो ये कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हम इस डॉट के प्लेस पर रख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये जो हमको हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? इस सभी के बदले में हम लोग क्या रख लेते हैं? एक कांस्टेंट वैल्यू c ले लेते हैं, जिसको हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। वो हो जाएगा आपको sin x प्लस c हो जाता है। यहाँ जहाँ c क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कोई भी रियल नंबर होगा। तो इसीलिए हम लोग ये जो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स को, इसको इंडेफिनिट इंटीग्रल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जब किसी फंक्शन का एक से अधिक इंटीग्रल्स आ जाए, यानी एंटी डेरिवेटिव्स हो जाए, तो इसका मतलब हो गया क्या कि उसमें तो हम किसी को ये तो नहीं बोल सकते हैं कि यही इसका होगा, sin x ही होगा cos x का आपका एंटी डेरिवेटिव। cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x प्लस 2 भी हो सकता है, sin x प्लस 7 भी हो सकता है,
साइन एक्स प्लस कोई भी रियल वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसका मतलब इसीलिए उस रियल वैल्यू के बदले में यहाँ क्या ले लेते हैं हम, एक आपको आर्बिट्री कांस्टेंट सी ले लिया, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, रियल वैल्यूज़ को। तो अब हम लोग ये तो देखें कि इंडेफिनिट इंटीग्रल्स क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे डेफिनिट इंटीग्रल्स। डेफिनिट इंटीग्रल्स डेफिनिट इंटीग्रल्स जो होता है ये वास्तव में आपको क्या होता है, ये एक एरिया फंक्शन होता है। ये क्या होता है, एरिया फंक्शन होता है। एरिया फंक्शन होता है। जैसे अगर आप सपोज कीजिए कि यदि आपको कोई फंक्शन एफ एक्स है और इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो इसे को किसी इंटरवल में इंटीग्रेट करते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ हम इसको ए टू बी, ये ए बी क्या है कि एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट एक ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पर एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पर ही ये पॉइंट बी को, इसको हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं ए को, बी को अपर लिमिट बोलते हैं। तो इसका जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ क्या होगा, सपोज कीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस लिया, एक एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हम लोग लिया, ये वाई एक्सिस लिया, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से है। तो ये जो आपको x इक्वल टू ए, सपोज कीजिए कि ये पॉइंट है x इक्वल टू ए, और यहाँ हम ले लेते हैं एक पॉइंट x इक्वल टू बी। तो ये जो आपको ये किसका ग्राफ था, ये एफ एक्स का ही ग्राफ है। तो एफ एक्स ग्राफ, एफ एक्स और एक्स एक्सिस के बीच में आपको जो x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के बीच का जो एरिया होगा, इसका एरिया आपको कौन देगा, ये आपको ये फंक्शन आपको इस एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस पर x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी और एफ एक्स का जो ग्राफ है, इसके बीच में जो बाउंडेड रीजन है, उस रीजन का ये आपको क्या देता है, एरिया देता है। इसीलिए इसको हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया फंक्शन बोलते हैं। और इसका यूज आपको इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में आपको किया जाता है वाइडली रूप से। ये एक आपको टूल्स की तरह, ये किस तरह का काम करता है, टूल्स के तरह काम करता है। इसका बहुत ही वाइडली यूज है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स हम लोग, ये तो अभी डेफिनिट देखे, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का यूज आपको किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव्स दिया हुआ है तो उस फंक्शन को पुनः प्राप्त करने के लिए हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का यूज करते थे। और डेफिनिट इंटीग्रल्स का, ये जो हम लोग अभी देखे इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, इसका यूज किसके लिए करते थे, इस इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का, इसका यूज हम किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव्स दिया हुआ, यानी हमको ये साइन एक्स प्लस 2, साइन एक्स प्लस 5, साइन एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव्स कॉस एक्स दिया हुआ था। अब यदि हम कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर देते हैं किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में, जो कि हमने किया है अपने अगले पेज पर। देखिए यहाँ कॉस एक्स को किसके सापेक्ष में इंटीग्रेट किया है, एक्स के सापेक्ष में। तो इससे हमको पुनः जिस फंक्शन को हमको इसका जो प्रीमेटिव्स था, यानी साइन एक्स प्लस 2, साइन एक्स प्लस 7, कोई भी रियल वैल्यू यहाँ जो हमको ये प्लेस हम खाली छोड़े हैं, तो इसी रियल वैल्यू की जगह पर हम एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी लिए थे, इसको हम, तो ये जो है आपको क्या देता है इंटीग्रेशन, ये आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, वो आपको ओरिजिनल फंक्शन अगर हमको प्राप्त करना होता है तो हम लोग इससे निकालते हैं, किससे, इंडेफिनिट इंटीग्रल से। चलिए इस पर आधारित, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स पर आधारित आपको एक्सरसाइज 12th एनसीईआरटी मैथ का जो एक्सरसाइज 7.1 है, हम लोग उसको देखेंगे। यहाँ आपको कुछ फॉर्मूलाज है, इसको आपको देख लेना है। ये देखिए कि डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स टू द पावर एन बाय एन प्लस 1 का डेरिवेटिव्स क्या होता है, एक्स टू द पावर एन होता है। अब अगर एक्स टू द पावर एन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम यहाँ देख रहे हैं एक्स टू द पावर एन को इंटीग्रेट किए तो हमको क्या मिला, इसी रूल से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1।
दूसरा क्या हो गया, अगर हम d/dx ऑफ x क्या होता है 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा x और प्लस c एक आर्बिट्री कांस्टेंट ले लेंगे। d/dx ऑफ साइन x का क्या हो जाता है cos x, cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको फिर पुनः साइन x मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से d/dx ऑफ माइनस cos x साइन x होता है, तो साइन x का इंटीग्रेशन आपको माइनस cos x प्लस c हो जाएगा। d/dx ऑफ tan x सेक स्क्वायर x होता है, तो सेक स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन आपको tan x प्लस c होगा। आर्बिट्री कांस्टेंट तो सब मिलेगा, तो इस फॉर्मूले को आप लोग देख लेंगे अच्छी तरीके से। 3 नंबर सवाल को सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 13 नंबर सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशन, ये जो ऊपर में है उसमें कॉमन ले लेते हैं हम एक्स स्क्वायर। ये 13 नंबर हम लोग सवाल देख रहे हैं, तो ये दोनों में क्या हो जाएगा x माइनस 1, और ये दोनों में क्या कॉमन लेते हैं प्लस 1, ये हो जाएगा आपको x माइनस 1 अपॉन ये x माइनस 1 और आपको dx हो गया। तो ऊपर में आपको क्या कॉम हम लोगों को हो गया, ऊपर में इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो आपको हुआ इंटीग्रेशन ऑफ ये x माइनस 1 हम लोग कॉमन ले लिए, तो ये आपको बच गया ऊपर में x स्क्वायर प्लस 1 और नीचे में आपको क्या आ गया x माइनस 1 और ये dx हो गया। इस तरह से x माइनस 1 कट गया, इंटीग्रेशन ऑफ, अब इससे इसको गुना कर दीजिए, ये हो गया x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x स्क्वायर dx का एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस इसका हो जाएगा आपको dx का x प्लस c एक आर्बिट्री कांस्टेंट हम लोग ले लिए। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व किया। अब हम लोग क्या देखेंगे, कुछ और सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है, 13 नंबर हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, जैसे ये 20 नंबर एक सवाल देख लीजिए। 20 नंबर, इसको कैसे करेंगे हम लोग 20 नंबर सवाल को, यहाँ देखेंगे ये जो 20 नंबर सवाल है इसको हम लोग अलग कर लेंगे। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस 3 इंटू dx भी लिख दीजिए यहाँ, माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा साइन x अपॉन कॉस x इंटू 1 बाय कॉस x dx, यहाँ लिख दीजिए आप dx। तो ये क्या हो गया आपको 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ सेक x इंटू टेन एक्स, सेक x इंटू टेन एक्स dx। यहाँ भी आपको dx होगा, ये माइनस है, तो ये क्या हो गया 2 सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स इंटीग्रेशन होता है माइनस 3 सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स प्लस c। इस तरह से आपको 20 नंबर भी सवाल हो गया। तो जो भी इसमें आपको कुछ सवाल हैं आपको हम उसको भी बताएंगे। अब हम लोग इंटीग्रेशन का अगले जो चैप्टर है उसमें क्या देखेंगे कि इंटीग्रेशन क्या तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन को करने का टाइप क्या सब है, इंटीग्रेशन करने का तरीका यानी मेथड क्या सब है। इंटीग्रेशन करने का मेनली 3 ही मेथड, एक है आपको सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है पार्शियल फ्रैक्शन और तीसरा है बाय पार्ट्स। वो तीनों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।